26 नवंबर 2008 मुंबई, रात का वक्त। शहर अपनी रोशनियों में जगमगा रहा था। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। कोई डिनर कर रहा था, कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई होटल में चेक इन कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में मुंबई की ये रात एक नाइटमेयर में बदलने वाली है। एक ऐसा अटैक जो सिर्फ एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे देश के दिल पर हमला था। सवाल ये है, कैसे सिर्फ 10 लोग इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं? कैसे उन्होंने मुंबई जैसे शहर को 60 घंटों तक रोक दिया? और उन अंधेरी रातों में असल में क्या हुआ था? यह है 26/11 मुंबई अटैक की इनसाइड स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है इंडिया से दूर। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा ने प्लान किया था। अटैकर्स को महीनों तक ट्रेन किया गया। उन्हें मॉडर्न वेपन्स चलाना सिखाया गया, नेविगेशन सिखाया गया, हॉस्टेज सिचुएशन हैंडल करना सिखाया गया। उन्हें एक ही बात समझाई गई, मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम फियर। नवंबर 2008 के लास्ट वीक में 10 टेररिस्ट्स अरेबियन सी के थ्रू इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर कुबेर को हाईजैक करते हैं। बोट के क्रू को मार दिया जाता है और कैप्टन को जबरदस्ती मुंबई तक ले जाया जाता है। जब मुंबई कोस्ट नजदीक आता है तो उस कैप्टन को भी मार दिया जाता है। अब उनके सामने था उनका टारगेट, मुंबई। 26 नवंबर की शाम ये अटैकर्स अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। हर ग्रुप के पास था AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, एम्यूनिशन और एक क्लियर प्लान। और फिर रात लगभग 9 बजे के आसपास मुंबई में शुरू होता है वो हमला जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST, एक बिजी रेलवे स्टेशन जहां हजारों लोग हर रोज आते जाते हैं। रात लगभग 9:30 बजे 2 अटैकर्स स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं और बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। कुछ सेकंड्स में ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं, बच्चे रोते हैं, लोग गिरते हैं, उठते हैं, फिर भागते हैं। लेकिन गोलियों की आवाज सब कुछ दबा देती है। यह अटैक सिर्फ कुछ मिनट्स का था, लेकिन इसका इंपैक्ट जिंदगी भर के लिए रह गया। इसी वक्त मुंबई के दूसरे पार्ट्स में भी हमले शुरू हो चुके थे। लियोपोल्ड कैफे, एक पॉपुलर जगह जहां लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों आते हैं। लोग अपनी शाम एंजॉय कर रहे थे और अचानक फायरिंग और ग्रेनेड ब्लास्ट। ग्लास टूटने की आवाज, लोग चीखने लगते हैं, टेबल्स उलट जाते हैं। कुछ ही पलों में यह जगह एक बैटलफील्ड बन जाती है। फिर टारगेट बनते हैं मुंबई के 2 सबसे फेमस लग्जरी होटल्स, ताजमहल पैलेस होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट होटल। अटैकर्स होटल्स के अंदर घुस जाते हैं। गेस्ट्स को हॉस्टेज बनाया जाता है। रूम्स में छुपने की कोशिश होती है। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ताज होटल के अंदर फायर लग जाती है। आग और धुआं हर जगह फैलने लगता है। होटल के कॉरिडोर्स जो कभी शांत और लग्जूरियस थे, अब अंधेरे और डर से भरे हुए थे। एक और जगह, नरिन हाउस, ये एक जूइश सेंटर था। यहां भी अटैकर्स घुस जाते हैं और लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। सिचुएशन अब सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि मल्टीपल हॉस्टेज क्राइसिस में बदल चुकी थी। मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अटैकर्स वेल ट्रेन्ड थे, हेविली आर्म्ड थे और उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। फिर भी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स ने बिना डरे फ्रंट लाइन पर फाइट की। इसी दौरान कुछ सबसे ब्रेव ऑफिसर्स ने अपनी जान दे दी। ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामते, विजय सलास्कर, ये नाम सिर्फ ऑफिसर्स के नहीं बल्कि हीरोज के हैं। और फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तुकाराम ओम्बले, एक पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक अटैकर को पकड़ने का डिसीजन लिया। जब अजमल कसब फायरिंग कर रहा था तब ओम्बले ने उसे पकड़ लिया और गोलियां खाते हुए भी उसे छोड़ा नहीं। इसी वजह से कसब जिंदा पकड़ा गया और इसी से पूरी दुनिया को पता चला कि यह अटैक कैसे प्लान हुआ था। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया, NSG कमांडोज को डिप्लॉय करने का। 27 नवंबर की सुबह दिल्ली से NSG कमांडोज मुंबई पहुंचे। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। हर एक बिल्डिंग एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। ताज होटल के अंदर कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर दरवाजा एक रिस्क था, हर कॉर्नर में डेंजर छिपा हो सकता था। उन्होंने रूम टू रूम सर्च किया, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया और अटैकर्स को एलिमिनेट करना शुरू किया। ओबेरॉय होटल में भी सिमिलर ऑपरेशन चल रहा था। गेस्ट्स को सेफ निकाला गया और धीरे धीरे कंट्रोल हासिल किया गया। नरिन हाउस पर ऑपरेशन सबसे चैलेंजिंग था। कमांडोज को हेलीकॉप्टर से रूफटॉप पर ड्रॉप किया गया। वहां से उन्होंने एंट्री की और इंटेंस कॉम्बैट के बाद अटैकर्स को न्यूट्रलाइज किया।
ये पूरा ऑपरेशन लगभग 60 घंटों तक चला। 3 दिन 3 रात कंटिन्यूअस टेंशन, फियर और स्ट्रगल। 29 नवंबर 2008 तक सिचुएशन फाइनली कंट्रोल में आई। 9 अटैकर्स मारे गए और एक अजमल कसब जिंदा पकड़ा गया। इस अटैक में 166 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर एक के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है, एक जिंदगी है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अटैकर्स को रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। उन्हें गाइड किया जा रहा था कौन से टारगेट्स हिट करने हैं, कैसे मीडिया अटेंशन लेना है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। अजमल कसब पर ट्रायल चला और 2012 में उसे डेथ पेनल्टी दी गई। 26/11 के बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाया। कोस्टल सिक्योरिटी इंप्रूव हुई, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बेटर हुआ और एंटी टेरर रिस्पॉन्स सिस्टम्स अपग्रेड किए गए। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट लोगों के दिल पर हुआ। मुंबई, जो कभी रुकता नहीं, वो रुक गया था। सड़कें खाली थीं, लोग घरों में बंद थे, टीवी पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। लेकिन फिर मुंबई ने वापस उठना सीखा। लोग वापस अपनी जिंदगी में आए और दुनिया को दिखाया कि डर के सामने झुकना नहीं है। 26/11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक याद है, एक दर्द है, एक सच है। एक याद उन लोगों की जो उस रात वापस घर नहीं लौट पाए, एक याद उन हीरोज की जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। और शायद इसीलिए 26 नवंबर 2000